हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देख रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के एमसीक्यूज, जिसमें हम 25 एमसीक्यूज पहले ही कर चुके हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 है हमारा ये, जिसमें हम 25 एमसीक्यूज करेंगे ताकि हम पूरा का पूरा एक्ट निपटा लें। ठीक है, तो अपना ये और देखना कि 25 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। एक चीज ये देखना, और दूसरी चीज, मैं जब भी बोलूंगा कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाऊंगा, तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, पहले रिपीट हो चुका है या फिर रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अंडर सेक्शन 18, where there is a contract for the sale of unascertained goods, no property in the goods passes to the buyer। धारा 18 के अंतर्गत अनिश्चित माल के विक्रय के करार में क्रेता को माल का स्वामित्व कब हस्तांतर नहीं होता। Unless and until the goods are ascertained, या फिर unless the full price is paid in cash, या फिर ever even after ascertainment, या फिर unless the buyer inspect the goods personally। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर हमारा क्या है। इसका आंसर है अनलेस एंड अनटिल, जब तक के गुड्स जो है असर्टेन ना हो गए हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 19, इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, द द प्रॉपर्टी इन देम पासेस टू द बायर। धारा 19 के अंतर्गत विशिष्ट या निश्चित माल के विक्रय करार में स्वामित्व क्रेता को कब हस्तांतरित होता है। when the parties intend it to pass, या फिर only upon physical delivery, या फिर automatically after 30 days, 30 days, या फिर only when full payment is received। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, आई होप आपने आंसर देख लिया होगा, आपको पता होगा। देखते हैं इसका आंसर। when the parties intend it to pass। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 20, where there is an unconditional contract for the sale of goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer। धारा 20 के अंतर्गत सुपुर्दगी योग्य स्थिति में विशिष्ट माल के बिना शर्त विक्रय करार में स्वामित्व क्रेता को कब हस्तांतरित होता है। ओनली आफ्टर 90 डेज, या फिर द व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, या ओनली आफ्टर रीसेल, या फिर ओनली व्हेन द बायर टेक्स फिजिकल पोजेशन। इसका आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 23, इन द केस ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, द प्रॉपर्टी पासेस टू द बायर व्हेन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन इन अ डिलीवरेबल स्टेट आर। धारा 23 के अंतर्गत विवरण द्वारा बेचे गए अनिश्चित या भविष्य के माल के मामले में उस विवरण का सुपुर्दगी योग्य स्थिति वाला माल क्या होने पर स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित होता है। मेयरली मेंशन्ड इन एन ईमेल, या फिर इंश्योर्ड बाय द सेलर, या फिर स्टोर्ड इन अ वेयरहाउस, या फिर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पार्टी विद द एसेंट ऑफ द अदर। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, आई होप आपको पता होगा, इंटेलिजेंट इतने तो बच्चे हो कि इसका आंसर दे ही दोगे। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट और बाय वन पार्टी विद द एसेंट टू द अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 23 टू, delivery of goods to a carrier for the purpose of transmission to the buyer is prima facie deemed to be। धारा 23(2) के अंतर्गत क्रेता तक पहुंचाने के प्रयोजन से माल को वाहक को सौंपना प्रथम दृष्टया माना जाता है। क्या माना जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ गिफ्ट टू द कैरियर, या फिर एन अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अ रिजेक्शन ऑफ द गुड्स। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। तो ये एन अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 24, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न, द प्रॉपर्टी passes when the buyer signifies approval does an act of adopting the transaction on। धारा 24 के अंतर्गत जब माल क्रेता को अनुमोदन पर या बिक्री वापसी पर परिदत्त किया जाए, तो स्वामित्व कब हस्तांतरित होता है। जब क्रेता अनुमोदन पर प्रकट करे, लेन देन अपनाने वाला कोई कार्य करे, या और क्या करे। तो इंश्योर द गुड्स, या फिर इमीडिएटली रिटर्न्स द गुड्स, या रिटेन्स द गुड्स बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, या फिर नेवर टचेस द गुड्स।
इसका आंसर हमारा retains the goods beyond the reasonable without giving notice of rejection. Okay. Next question हमारा under section 25 where the seller reserves the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. The property in the goods does not pass to the buyer. धारा 25 के अंतर्गत जब विक्रेता कुछ शर्तें पूरी होने तक माल के निपटान का अधिकार सुरक्षित रखे तो माल का स्वामित्व क्रेता को कब तक हस्तांतरित नहीं होता. Only after the buyer resells the goods या until those conditions are fulfilled या फिर immediately upon shipment regardless of condition या फिर even after the conditions are fulfilled. आंसर इसका 5 सेकंड्स में. ओके मिल गया आंसर. क्या नहीं मिला तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम लोग सीखने को ही तो बैठे हैं यहाँ पर. तो इसका आंसर until those conditions are fulfilled. ठीक है, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक के नहीं होगा स्वामित्व ट्रांसफर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 26 अनलेस अदरवाइज एग्रीड द रिस्क ऑफ लॉस टू गुड्स प्राइमा फेसी पासेस विद. धारा 26 के अंतर्गत जब तक अन्यथा सहमति न हो माल की हानि का जोखिम प्रथम दृष्टया किसके हाथ साथ हस्तांतरित होता है. इंश्योरेंस कवरेज अलोन, पेमेंट ऑफ प्राइस अलोन या फिर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड या डिलीवरी अलोन रिगार्डलेस ऑफ प्रॉपर्टी. आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में. ओके तो देखते हैं इसका आंसर. इसका आंसर हमारा द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 27 द जनरल रूल नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट मींस दैट वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर द बायर. धारा 17 के अंतर्गत 27 के अंतर्गत नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट के सामान्य नियम का अर्थ है कि जब माल किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाए जो उसका स्वामी ना हो तो क्रेता का क्या होता है. Automatically becomes the lawful owner in every case या फिर loses the right to any remedy या फिर must return the goods to the original owner in every case without exception या acquire no better title than the seller had subject to certain exceptions. 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए. ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है मेरे को पता है बट आप लोग आंसर दे सकते हो. यू आर इंटेलिजेंट पीपल्स. ओके ओके देखते हैं मैच करना कौन सा सही है आपका. तो ये acquires no better title than the seller had subject to certain exceptions. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा which of the following is an exception to the never dead quad non-habit rule under the sale of goods act where a buyer in good faith can get good title despite the seller lacking full ownership. निम्न में से कौन सा विक्रय माल अधिनियम के अंतर्गत नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट नियम का बाद है जहां विक्रेता के पास पूर्ण स्वामित्व न होने पर भी सद्भावी क्रेता को वैध स्वामित्व मिल सकता है. तो सेल ऑफ स्टोलन गुड्स बाय द थीफ हिमसेल्फ या सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट इन पोजेशन ऑफ गुड्स विद द ओनर्स कंसेंट या सेल आफ्टर द ट्रू ओनर हैज पब्लिकली ऑब्जेक्टेड या फिर सेल बाय अ कंप्लीट स्ट्रेंजर विद नो कनेक्शन टू द गुड्स. 5 सेकंड्स है आपके पास आंसर देने को. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है तो इसको याद रखना, इसको कॉपी में नोट कर लेना. ठीक है, चाहे बीपीएस हो या फिर जुडिशरी हो या भी कहीं पे भी ये पूछ सकते हैं. प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. ओके आंसर देखें इसका. इसका आंसर सेल बाय मर्चेंटाइल एजेंट इन पोजेशन ऑफ गुड्स विद द ओनर्स कंसेंट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 29 इफ अ सेलर हैड ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट voidable under the Indian Contract Act but the contract had not been rescinded at the time of sale, a buyer who buys in good faith without the notice of the seller's defect of title. धारा 29 के अंतर्गत यदि विक्रेता ने भारतीय संविदा अधिनियम के तहत शून्यकरणीय जैसे धोखाधड़ी के कारण करार के तहत माल का कब्जा प्राप्त किया हो परंतु विक्रय के समय तक करार रद्द न हुआ हो तो विक्रेता के स्वामित्व दोष की जानकारी के बिना शब्दार्थपूर्वक खरीदने वाले विक्रेता का क्या होता है. तो मस्ट ऑलवेज रिटर्न द गुड्स या फिर गेट्स नो टाइटल एट ऑल या बिकम्स क्रिमिनली लायबल या फिर गेट्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स. आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में. हार्ड क्वेश्चन है पता है लेकिन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे नहीं पूछे जाते हैं, दिमाग घूम जाएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके तो इसका आंसर दे दो. क्या है आपको, चलो गेस तो आपने कर ही लिया होगा क्या होगा. तो इसका आंसर गेट्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 30
where a seller having sold goods continue to be in possession of them, a delivery or transfer by that seller to a person receiving them in good faith without notice of the earlier sale has the same effect as if। धारा 30(1) के अंतर्गत जब विक्रेता माल बेचने के बाद भी उसके कब्जे में बना रहे तो इस विक्रेता द्वारा पूर्व विक्रय की जानकारी के बिना सद्भाव पूर्वक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को परिधान या हस्तांतरण का वही प्रभाव होता है मानो the original buyer forfeits all rights automatically या फिर the person was expressly authorized by the owner to make the sale या the transaction never took place या फिर the goods were destroyed। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, आई होप आपने गेस कर लिया होगा आंसर। हार्ड क्वेश्चन, थोड़ा टेंशन ना लीजिए, नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सीखने को ही तो बैठे हैं यहाँ पे, सीख सकते हैं। तो इसका आंसर द पर्सन वाज एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर टू मेक द सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 31 एंड 32 अनलेस अदरवाइज एग्रीड द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर एंड द पेमेंट ऑफ प्राइस बाय द बायर। धारा 31 और 32 के अंतर्गत जब तक अन्यथा सहमति न हो विक्रेता द्वारा माल का परिधान और क्रेता द्वारा कीमत का भुगतान कैसी शर्तें हैं। एंटायरली अनरिलेटेड इवेंट्स या फिर कॉन्करेंट कंडीशंस या ऑलवेज सीक्वेंशियल विद डिलीवरी फर्स्ट इन एवरी केस या फिर ऑप्शनल फॉर आइदर पार्टी। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो देखें इसका आंसर, गेस कर लिया, चलो देखते हैं सही गलत है आपका। तो ये कॉन्करेंट कंडीशंस होती हैं। ओके, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली कंडीशन है कि माल बेच दो और पैसे लो माल दो, ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 39 डिलीवरी ऑफ गुड्स टू अ कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी अ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। धारा 39 के अंतर्गत क्रेता तक पहुंचाने के प्रयोजन से माल का वाहक को सौंपना प्रथम दृष्टया किस परिधान माना जाता है, किसे परिधान माना जाता है। द सेलर हिमसेल्फ, द गवर्नर गवर्नमेंट को या फिर बायर को या फिर नो वन इट रिमेन्स अनडिलीवर्ड। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर द बायर को, ठीक है, बायर को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 41 द बायर इज एंटाइटल्ड टू अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ascertaining conformity with the contract before being deemed to have। धारा 41 के अंतर्गत क्रेता को यह जांचने का उचित अवसर मिलता है कि माल करार के अनुरूप है या नहीं, इससे पहले कि उसे क्या ना मान लिया जाए। रिसोल्ड द गुड्स, पेड द फुल प्राइस, एक्सेप्टेड द गुड्स या फिर इंश्योर्ड द गुड्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे मेरे को, ठीक है, और ये भी बताएंगे कमेंट में कि 25 में से आपके कितने सही हुए थे। ओके, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 42 टू द बायर इज डीम्ड टू हैव accepted the goods when he intimates acceptance to the seller or does an act inconsistent with the seller's ownership। और धारा 42 के अंतर्गत क्रेता को माल स्वीकार किया हुआ कब माना जाता है, जब वह स्वीकृति की सूचना दे या विक्रेता के स्वामित्व के विपरीत कोई कार्य करे या और क्या करे। refuses to open packaging या फिर retains the goods beyond the reasonable time without intimating rejection या immediately returns the goods या फिर reports the seller to the police। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर गेस कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखेंगे साथ में। इसका आंसर रिटेन्स द गुड्स बियॉन्ड द रीजनेबल टाइम विदाउट इंटीमेटिंग रिजेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा under section 45 a seller of goods is deemed an unpaid seller when the whole of the price has not been paid on or tendered or when a bill of exchange or other negotiable instrument received as conditional payment has been। धारा 45 के अंतर्गत माल का विक्रेता अनपेड सेलर कब माना जाता है, जब पूरी कीमत का भुगतान या प्रस्तुति ना हुई हो या सशर्त भुगतान के रूप में प्राप्त विनिमय पत्र या अन्य प्रक्रिया में लिखत का हुआ हो, का क्या हुआ हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड क्वेश्चन है, तो इसको मिस मत करना। तो अंडर्स टू अ फ्रेंड या फिर फ्रेम्ड एंड डिस्प्लेड या फिर डिसऑनर्ड या फिर फोटोकॉपीड। 5 सेकंड से आपके पास आंसर देने को। ओके, तो आपको गेस कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डिसऑनर्ड हो गया हो तब, ठीक है, अनपेड सेलर बन जाएगा वो। नेक्स्ट
क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 47, एन अनपेड सेलर हु इज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स is entitled to and retain possession until payment or tender of the price in cases including where the goods were sold without a stipulation as to credit or where the buyer becomes। धारा 47 के अंतर्गत माल के कब्जे में मौजूद अप्राप्त मूल्य विक्रेता को कीमत के भुगतान या प्रस्तुति तक कब्जा बनाए रखने का अधिकार देता है जिनमें माल बिना उधार की शर्त के बेचा गया हो या क्रेता क्या हो जाए। अ माइनर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये तो नहीं होगा। अ गवर्नमेंट ऑफिसर, अ फॉरेन नेशनल या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए। 5 सेकंड्स आपके पास, दीजिए इसका आंसर फटाफट से। ओके, आई होप आपको ये पता होगा इसका आंसर। स्मार्ट बच्चों, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो, कर ही सकते हो। तो इसका आंसर हमारा इंसॉल्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर सेक्शन 50 द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अवेलेबल when the buyer becomes insolvent allowing a seller who has already parted with possession to। धारा 50 के अंतर्गत अप्राप्त मूल्य विक्रेता का स्टॉपेज इन ट्रांजिट पारगमन में रोकने का अधिकार तब उपलब्ध होता है जब क्रेता दिवालिया हो जाए, जिससे पहले कब्जा छोड़ चुके विक्रेता को क्या करने की अनुमति मिलती है। रिज्यूम पोजेशन ऑफ द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट एंड रिटेन देम अंटिल पेमेंट, या फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल द होल कॉन्ट्रैक्ट, या क्लेम ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, या फिर सू द कैरियर फॉर डैमेजेस ओनली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखना। और टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सारे नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। रिज्यूम पोजेशन ऑफ द गुड्स व्हाइल दे आर इन ट्रांजिट एंड रिटेन देम अंटिल पेमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 54 the unpaid seller's right of resale allows the seller in certain circumstances such as when goods are perishable or after giving notice to the buyer to। धारा 54 के अंतर्गत अप्राप्त मूल्य विक्रेता का पुनः विक्रय का अधिकार क्रेता को कुछ परिस्थितियों में, जैसे माल शीघ्र नष्ट होने वाला हो या क्रेता की सूचना देने के बाद, क्या करने की अनुमति देता है। रीसेल द गुड्स एंड रिकवर डैमेजेस फॉर एनी लॉस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर, या ओनली डोनेट द गुड्स टू चैरिटी, या फिर गिव दैट गुड्स अवे फॉर फ्री टू एनी थर्ड पार्टी, या फिर डिस्ट्रॉय द गुड्स विदाउट एनी रिकोर्स। ओके, 5 सेकंड्स में आंसर दो इसका। चलो चलो बताइए फटाफट से। पेरिशेबल गुड्स है तो क्या किया जाएगा उनका, तो उनको रीसेल कर दिया जाएगा, ठीक है, और रिकवर कर लिया जाएगा डैमेज को अगर लॉस हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 55 वेयर प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास्ड टू द बायर एंड ही wrongfully neglects or refuses to pay for them, the seller may sue the buyer for। धारा 55 के अंतर्गत जब माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो चुका है हो और वह गलत तरीके से भुगतान करने में अपेक्षा या इनकार करे, तो विक्रेता क्रेता के विरुद्ध किसका मुकदमा कर सकता है। ओनली अ पब्लिक अपॉलजी का, नथिंग देयर इज नो रेमेडी, या फिर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, या फिर द प्राइस ऑफ द गुड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए और मेरे को ये बताइए अगर वो जो है केस करेगा वो किस एक्ट के तहत करेगा। ओके, कमेंट में ये बताना किस एक्ट के तहत केस किया जाता है सेल ऑफ गुड्स का। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारा प्राइस ऑफ गुड्स का करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 64 इन द केस ऑफ अ सेल बाय ऑक्शन unless otherwise provided the sale is incomplete when the auctioneer announces its completion by the fall of the hammer or in other customary manner and until such announcement any bidder may। धारा 64 के अंतर्गत नीलामी द्वारा विक्रय के मामले में जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, विक्रय हथौड़े की गिरने या अन्य परंपरागत तरीके से नीलामीकर्ता की घोषणा पर पूर्ण होता है, और ऐसी घोषणा तक कोई भी बोलीदाता क्या कर सकता है, रिट्रैक्ट हिज बिड, या फिर बी क्रिमिनली पेनलाइज्ड फॉर बिडिंग, या ओनली रिट्रैक्ट द सेलर्स रिटर्न परमिशन, या फिर नेवर रिट्रैक्ट हिज बिड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। 5 सेकंड्स है आपके पास आंसर देने के। ओके, गेस कर लिया आपने आंसर, तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो वो जो है अपनी वापस ले सकता है बिड जब तक कि हैमर नहीं फेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 62 अब वेयर अ राइट ड्यूटी और लायबिलिटी वुड अराइज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, इट मे बी नेगेटिव्ड और वेरिड बाय।
धारा 62 के अंतर्गत जब विक्रय करार में कोई अधिकार कर्तव्य दायित्व विधि के तात्पर्य से उत्पन्न होता है वो तो उसे किसके द्वारा निरस्त या परिवर्तित किया जाता है? एक्सप्रेस एग्रीमेंट, द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज और इश्यूज ट्रेड, या फिर ओनली एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, या नथिंग इम्प्लाइड टर्म्स कैन नेवर बी चेंज्ड, या फिर ओनली अ कोर्ट ऑर्डर ऑब्टेन इन एडवांस। 5 सेकंड्स में आंसर दीजिए इसका। ओके, तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। ये एक्सप्रेस एग्रीमेंट, द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज और यूसेज ऑफ द टर्म ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन knitting mills, a buyer contracted dermatitis from wearing woolen underwear that contained an excess of sulfites due to a manufacturing defect. The court held that seller liable for the breach of the implied condition of merchantable quality and fitness for purpose. The principle is codified in the Sale of Goods Act. ग्रांट वर्सेज ऑस्ट्रेलिया में ये कहा गया था और एक व्यक्ति ने ऊनी कोई अंडरवियर पहना था जिसमें उसको त्वचा त्वचा को रोग हो गया, रैशेज वगैरह हो गए, तो कोर्ट ने बोला था कि जो है सेलर और मैन्युफैक्चरर लोग लेवल है। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? अनपेड सेलर डिफाइंड में, या फिर ऑक्शन सेल में, डिलीवरी टू कैरियर में, या फिर सेक्शन 16 एम्प्लॉयड कंडीशंस एज टू क्वालिटी और फिटनेस। आंसर दीजिए इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सामने ही रखा हुआ है, तो इसका आंसर तो आपको आता ही होगा। ये हमारा एम्प्लॉयड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन प्राइस वर्सेस लास्ट। लास्ट, अ बायर asked for a hot water bottle suitable for domestic use, relying on the shopkeeper's advice, and it burst, causing injury. The court held that seller liable because the buyer had relied on the seller's skill and judgment for a particular purpose made known to the seller. ठीक है, और ये कहाँ पर इम्प्लॉयड है? तो साफ साफ ये कि पृष्ठ वर्ष लास्ट में एक व्यक्ति ने जो बोतल खरीदी थी गर्म पानी के लिए, और गर्म पानी बोतल करने वाली खरीदी थी, बट हुआ क्या, वो फट गई बोतल और उसको इंजरी हो गई। तो न्यायालय ने कहा कि इसके लिए सेलर और मैन्युफैक्चरर दोनों लायबल हैं, क्योंकि जो है उसने सेलर की स्किल्स के हिसाब से ये खरीदी थी, बट वो उस पर फिट नहीं बैठी। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस फॉर पार्टिकुलर पर्पस, द रूल ऑफ स्टॉपेज, द इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ सेल बाय सैंपल, या फिर रूल रिगार्डिंग ऑक्शन सेल। ठीक है, 5 सेकंड है इसके आंसर देने को। और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये बात आप बताओगे कमेंट में, और मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उनका भी आंसर हो गई। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये है इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। ठीक है, एक अनाउंसमेंट है जो करने वाला हूँ, वो ये है। कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल अगर चाहिए, आप चाहे आईबी जुडिशरी या आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको लेना चाहिए ये, क्योंकि इसमें नोट्स मिलेंगे आपको हिंदी इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स के, एमसीक्यूज मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 मिलेगा आपको जुडिशरी के लिए। ओके, जस्ट 399 का है, स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, इस नंबर पे कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज देना इसी नंबर पर, 1 से 2 घंटे में आपको पूरा सेट मिल जाएगा। और बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।